Hello everyone, welcome to Standard Biology. Myself Sonia. So today I am going to discuss about molecular mechanism of remdesivir, which is an antiviral drug against SARS-CoV-2. जो रेमडेसिविर है ये एक एंटीवायरल ड्रग होती है और ये किस तरीके से सार्स कोव 2 के अगेंस्ट काम करती है उसके मैकेनिज्म को आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम सार्स कोव 2 के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। सार्स कोव 2 जो है इसकी फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ठीक है। और इससे इस वायरस की वजह से जो ग्लोबल पेंडेमिक हुआ है उसको नाम दिया गया है कोविड-19। सीओ का मतलब यहाँ पे है कोरोना और ये जो वी आई यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक्चुअली ये सिक्स्थ है रोमन लेटर्स में और डी का मतलब है डिसीज और 19 में ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ तो इसीलिए इसको कोविड-19 इस पेंडेमिक को नाम दिया जाता है। कोरोना वायरस जो है वो फैमिली है एनवेलप्ड वायरस की। इसमें जो वायरस प्रेजेंट होते हैं वो सारे वायरस एनवेलप्ड होता है उनका जिनोम और जो जिनोम होता है वो आरएनए होता है, पॉजिटिव सेंस होता है और सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इसमें प्रेजेंट होता है और वो आरएनए कैसा होता है, पॉजिटिव सेंस होता है। मतलब जो आरएनए है वो डायरेक्टली एमआरएनए की तरह एक्ट करता है और ट्रांसलेशन करना शुरू कर देता है होस्ट की बॉडी को इन्फेक्ट करते ही। ऐसे वायरसेस को या ऐसे आरएनए जिनोम को हम पॉजिटिव सेंस बोलेंगे जब वो डायरेक्टली एमआरएनए की तरह एक्ट करते हैं होस्ट सेल के अंदर। और कोरोना वायरसेस जो हैं ये एनिमल स्पीशीज को एज वेल एज ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं। कोरोना वायरस जो है ये रेस्पिरेटरी और इंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर। जो कोरोना वायरस है इसको पहली बार 1960s में डिस्कवर किया गया था जिसमें दो स्ट्रेन जो है उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे 1960s में, HCOV229E और HCOV-OC43। और ये जो स्ट्रेन थे ये कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल थे तो ऐसा माना गया 1960s में कि ये जो वायरसेस हैं ये बहुत ही माइल्ड डिसीज कोज करते हैं। लेकिन जो ये पॉइंट ऑफ व्यू है 2003 में चेंज हुआ जब सार्स पेंडेमिक आया और 2012 में जब मेयर्स आउटब्रेक देखने को मिला। सार्स भी क्या होता है, ये भी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। ये वायरस कोरोना वायरस फैमिली के अंदर ही आता है। MERS दैट इज मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ये भी जो वायरस है ये कोरोना वायरस की फैमिली में ही आता है। दोनों ही ये पेंडेमिक और आउटब्रेक जो है वो जूनोटिक इन्फेक्शंस की वजह से हुए। जूनोटिक इन्फेक्शन ऐसे इन्फेक्शन को बोला जाता है जब पैथोजन एनिमल से ह्यूमन बॉडी में इन्फेक्ट करता है। उसको उस इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं, जूनोटिक इन्फेक्शन बोलते हैं। और सार्स पेंडेमिक की वजह से 10% मॉर्टेलिटी रेट देखने को मिला और जो मेयर्स पेंडेमिक है, मेयर्स आउटब्रेक की वजह से 35% से भी ज़्यादा मॉर्टेलिटी रेट देखने को मिला था। जो बैट्स होते हैं वो मेजर होस्ट होते हैं कोरोना वायरसेस के लिए। ठीक है। इवोल्यूशन ने इस तरीके से जो है उनकी बॉडी को, बैट्स की बॉडी में वो इस तरीके से अडेप्ट हो गए हैं कि उन्होंने जो बैट्स हैं उन्होंने अपने इम्यून सिस्टम को इस तरीके से डेवलप कर लिया है, इस तरीके से इवॉल्व कर लिया है कि वो इस कोरोना वायरस से रेजिस्टेंट है बैट्स। ठीक है। लेकिन ये जो कोरोना वायरस है जो कि बैट्स के अंदर प्रेजेंट होता है ये सक्सेसफुली अटैक कर पाता है ह्यूमंस को और जो अदर स्पीशीज हैं उनको। ठीक है। जो कोरोना वायरस है वो बैट्स में एक होस्ट की तरह रहता है। मतलब बैट्स को अपना होस्ट, जो बैट्स हैं वो होस्ट हैं कोरोना वायरसेस के लिए और एक रिजर्वोयर का काम करते हैं और यहीं पे इसी होस्ट में रह के रिकम्बिनेशन और अदर मॉडिफिकेशन कोरोना वायरस ने अपने अंदर कर ली है ताकि जो उसकी एबिलिटी है इंटर स्पीसीज ट्रांसमिशन की, वो जो है उस एबिलिटी को उसने इंक्रीज करा लिया है इन मॉडिफिकेशंस के थ्रू। और इनमें से जो एक मॉडिफिकेशन है वो दैट इज क्या है, ACE2 रिसेप्टर जो कि होस्ट की सेल्स में प्रेजेंट होता है, उसके साथ उसने अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाई कर लिया है कि ACE2 की हेल्प से, इस रिसेप्टर की हेल्प से वायरस जो है वो एनिमल्स की बॉडी में इजीली एंटर कर सकता है। किस तरीके से एंटर करता है वो हम देखेंगे आगे। सार्स कोव 2 जो है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है। जो वायरस है ये एक्चुअली कैसे एंटर करता है, सेल्स के अंदर। जैसे ये सेल है, इस होस्ट सेल में कैसे एंटर करता है, ये इसका
ये चारों ओर क्या है, प्रोटीन कोट प्रेजेंट है इस वायरस के, और इसी में ही एक वायरस एस प्रोटीन प्रेजेंट होता है, और यही एस प्रोटीन ACE2 रिसेप्टर जो है इसके साथ बाइंड करता है। बाइंड करते ही एंडोसाइटोसिस हो जाता है और वायरस इस तरीके से सेल के अंदर एंट्री ले लेता है। ठीक है, जैसे ही एंट्री होती है वायरस की होस्ट सेल के अंदर, जो वायरस है वो ट्रांसलोकेट करता है खुद को एंडोजोम में। ठीक है, एंट्री होते ही अब ये एंडोजोम में खुद को ट्रांसलोकेट कराएगा ये वायरस, और एंडोजोम में जो एंडोजोमल प्रोटीज प्रेजेंट होते हैं, एंडोजोमल एसिडिक प्रोटीज जो प्रेजेंट होते हैं, वो ये जो एस प्रोटीन था इस एस प्रोटीन को क्लीव करा देंगे, जिसके कारण क्या होगा, मेम्ब्रेन का फ्यूजन हो जाएगा। और जैसे ही मेम्ब्रेन का फ्यूजन हुआ तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो जिनोम है, जो RNA जिनोम है इस वायरस का, वो यहाँ से निकल जाएगा। और अब फर्दर जो RNA जिनोम है, ये ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन जो है वो इस RNA जिनोम में देखने को मिलेगा। जो वायरल जिनोम है वो जैसे ही वो रिलीज होता है तो वो ट्रांसलेट करता है वायरल रेप्लिकेज को, वायरल रेप्लिकेज पॉलीप्रोटीन PP1A PP1B इनको ट्रांसलेट करता है। ठीक है, जैसे ही जिनोम रिलीज होता है, और ये जो PP1A PP1B जो ये पॉलीप्रोटीन्स है, इनको एक्टिवेट करता है कौन, वायरल प्रोटीज, जो कि एक फंक्शनल प्रोटीन होता है। इनको क्लीव करता है PP1A PP1B को, और फिर ये एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, वायरल रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। और इस वायरल रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, हेलिकेज प्रेजेंट होता है, एक्सोन्यूक्लियस N प्रेजेंट होता है, और दूसरे एक्सेसरी प्रोटीन्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा जो सब जिनोमिक टेम्पलेट है, जो जिनोम है, जो वायरस का जिनोम है, उस जिनोम में कुछ जो पार्ट है उसमें mRNA का सिंथेसिस होता है, और वो जो mRNA है वो फर्दर वायरस के लिए स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की सिंथेसिस करता है। और जैसे ही प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे, ये प्रोटीन मॉडिफाई हो जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस के अंदर, और ये यहाँ पे जो वायरल रेप्लिकेज जो कॉम्प्लेक्स था उसके द्वारा वायरस की रेप्लिकेशन होगी, जो RNA जिनोम है उसकी रेप्लिकेशन होगी, और यहाँ से प्रोटीन्स बन गए, ये जो है असेंबल होंगे, और फर्दर पैकेजिंग के बाद जो है ये वेसिकल की फॉर्म में अब ये एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा इस वायरस का। और इस तरीके से जो है लाइफ साइकिल चलती है एक होस्ट सेल के अंदर इस कोरोना वायरस की। ठीक है, SARS-CoV-2 की। अब यहाँ पे क्या है, RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है। इस RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को ही रेमडेसिविर जो है वो इनहिबिट करती है। कैसे इनहिबिट करती है, पूरा मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म हम देखेंगे इसके बारे में। उसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी ड्रग्स का नाम दिया गया है कि कैसे कैसे इनहिबिट कर सकते हैं, एंट्री को कैसे इनहिबिट कर सकते हैं, और उसके अलावा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के द्वारा हम एंडोजोमल मैच्योरेशन को इनहिबिट करवा सकते हैं, उसका इनहिबिशन करवा सकते हैं। उसके अलावा जो वायरल प्रोटीज था जिसने एक्टिव कराया था वायरल रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स को, अगर हम इस प्रोटीज को इनहिबिट कर दें तो वायरस जो है अपनी रेप्लिकेशन नहीं करा पाएगा और इन्फेक्शन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए इस तरीके से भी इनहिबिट किया जा सकता है। लेकिन जो रेमडेसिविर है वो ज्यादा एफिकेसी और ज्यादा इफेक्टिव होती है इस वायरस के अगेंस्ट। ठीक है, रेमडेसिविर का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये जो है पहला क्लिनिकल कैंडिडेट है जिसकी तरफ जिसने इतनी ज्यादा अटेंशन रिसीव की है रेमडेसिविर ने। ये प्री एग्जिस्टिंग ड्रग है, प्री एग्जिस्टिंग मतलब पहले ही डिस्कवर हो चुकी है रेमडेसिविर, जिसको डेवलप किया था जाइलिड साइंसेज ने। इबोला वायरस के अगेंस्ट जो है इसको डेवलप किया गया था 2015 में। ठीक है, जो इबोला आउटब्रेक हुआ था 2014 में, उसके बाद जो है इस ड्रग पे काम करना शुरू किया गया, क्लिनिकल ट्रायल्स हुई और देखा कि ये इबोला वायरस के लिए बहुत मतलब इफेक्टिव है इन विट्रो, लेकिन इन विवो इसकी एफिकेसी बहुत कम थी, तो इसीलिए इस ड्रग को इबोला वायरस के अगेंस्ट यूज नहीं किया गया पेशेंट्स में। ये जो जितनी भी एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं उनको जब हम डेवलप करते हैं तो हमारा टारगेट क्या होता है, या तो कोई स्पेसिफिक वायरल एंजाइम होता है, या फिर जो वायरल रेप्लिकेशन है उसके वीक पॉइंट पे वो अटैक करे, या हमारे माइंड में ये चीज होती है। ठीक है, अब जैसे कि RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को ही इनिबिट कर देंगे तो रेप्लिकेशन नहीं हो पाएगा, और जो वायरस है उसके रेप्लिकेशन को ही हमने इनिबिट कर दिया तो फर्दर इन्फेक्शन नहीं हो पाएगा। उसके अलावा जो एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं उनमें जो न्यूक्लियोसाइड एनालॉग हैं,
ये एंटीवायरल, इनको एंटीवायरल एजेंट की तरह यूज किया जाता है बहुत सारे वायरसेस के अंदर। इसको न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स को एज ए एंटीवायरल ड्रग यूज किया जाता है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और HIV जो डिसीज है इनके अगेंस्ट यूज किया जाता है न्यूक्लियोसाइड एनालॉग को। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है, जो रेमडेसिविर है, ये भी एक न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है। अब जो न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है ये 3 क्लासेस में इनको डिवाइड किया गया है। पहला म्यूटाजेनिक न्यूक्लियोसाइड। म्यूटाजेनिक न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? जो ऐसे न्यूक्लियोसाइड जो कि जैसे ही जाएंगे, जैसे ही RNA वगैरह में ऐड होंगे वायरस के, ये सीवियर म्यूटेशन करवा देंगे RNA जो जिनोम है वायरस का उसके अंदर, जिसके कारण जो वायरस है वो फर्दर रेप्लिकेट नहीं होगा और उसकी जो इन्फेक्शन करने की जो कैपेसिटी है वो एकदम से डिक्रीज हो जाएगी। ओब्लिगेट चेन टर्मिनेटर। ओब्लिगेट चेन टर्मिनेटर क्या है? जैसे ही ये न्यूक्लियोसाइड एनालॉग जो है वो ऐड होगा, जो पॉलीमराइजेशन होता है उसमें, पॉलीमराइजेशन के टाइम पे जैसे ही ये जो न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है वो ऐड होगा, वही पोजीशन पे, उसी पोजीशन पे जिस पे ये ऐड होगा वहीं पे टर्मिनेशन करवा देगा चेन का। ठीक है। डिलेड चेन टर्मिनेटर्स क्या होते हैं कि पॉलीमराइजेशन के टाइम पे ये न्यूक्लियोसाइड एनालॉग ऐड हो जाते हैं और ऐड होने के 2-3 न्यूक्लियोटाइड उसके बाद ऐड होंगे उस न्यूक्लियोसाइड एनालॉग के बाद, और उसके बाद जो है टर्मिनेशन होगा। ठीक है। अब देखते हैं राइबावेरिन जो है ये क्या होता है? ये एक म्यूटाजेनिक न्यूक्लियोसाइड होता है जो कि इन्फेक्टिविटी को डिक्रीज करा देता है। कैसे? जिनोम के, वायरल के जिनोम में लीथल म्यूटेशन कॉज करता है। ठीक है। ओब्लिगेट चेन टर्मिनेटर जिसका एग्जांपल है एजिडोथाइमिडिन। एजिडोथाइमिडिन जो है ये ओब्लिगेट चेन टर्मिनेटर क्यों है? क्योंकि इसमें 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। अब जो 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है अगर वही प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या होगा? फोस्फोडाइएस्टर की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, तो वहीं के वहीं सिंथेसिस जो है वो रुक जाएगी, पॉलीमराइजेशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। और इस एसिडोथाइमिडिन को यूज किया जाता है HIV के ट्रीटमेंट के लिए। HIV के अगेंस्ट इस ड्रग को यूज किया जाता है। फिर लास्ट है डिलेड चेन टर्मिनेटर जिसमें आता है रेमडेसिविर। रेमडेसिविर क्या करता है? ये ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक कर देता है और इसमें 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट होता है और फिर उसके बाद 2-3 न्यूक्लियोटाइड ऐड भी होते हैं, लेकिन ये स्टेरिक हिंड्रेंस कर देता है RDRP में, मतलब जो RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ये रामडेसिविर कोज करा देता है, जिसके कारण फर्दर ट्रांसलोकेशन नहीं हो पाता है उस RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज का। ठीक है। ये यहाँ पे हम देखेंगे, ये जो है ये जिनोम है। ये क्या है? ये जिनोम है। किसका जिनोम है ये? जो SARS-CoV-2 है इसका जिनोम है। और इसमें जो ये सीक्वेंस प्रेजेंट है ये क्या है? वायरल रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स है जिसमें RDRP प्रेजेंट है, हेलिकेज है, एक्सोन्यूक्लियस एन है, ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये वायरल रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो RDRP है इसको इनहिबिट करता है रेमडेसिविर। ठीक है। अब जो जो रेमडेसिविर होता है उसमें क्या होता है? एक जो फर्स्ट बॉन्ड होता है, जो शुगर होती है, शुगर का जो फर्स्ट कार्बन होता है उसके साथ एक नाइट्रोजन अटैच होती है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे ये क्या है? ये शुगर है। ठीक है। ये शुगर मोइटी है। इस शुगर मोइटी के फर्स्ट कार्बन पे ये नाइट्रोजन अटैच है। ठीक है। यही स्टेरिक हिंड्रेंस कोज करता है इस RDRP में, जिसके कारण जो RDRP है इसका फर्दर ट्रांसलोकेशन नहीं हो पाता है। ठीक है। और जो रेमडेसिविर है इसको एक प्रो ड्रग की तरह यूज किया जाता है। प्रो ड्रग का मतलब होता है कि जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के अंदर, जो लिविंग सेल है उसकी बॉडी के अंदर, लिविंग बॉडी के अंदर जाके ये एक्टिवेट होगी रेमडेसिविर। ठीक है। और जो सेल्स है सेल के अंदर ही इसको मेटाबोलाइज किया जाएगा और ड्रग की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करा जाएगा। ठीक है। सेल में इस जो रेमडेसिविर है इसको कन्वर्ट कराया जाता है एलेनिन मेटाबोलाइट में। ठीक है। और फर्दर वो एलेनिन मेटाबोलाइट जो है उसको प्रोसेस किया जाता है, मोनोफॉस्फेट डेरिवेटिव बनाया जाता है और फिर न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, जो एक्टिव न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है उसको उस डेरिवेटिव की फॉर्मेशन होती है। अब कैसे होती है वो देखते हैं हम यहाँ पे।
ये यहाँ पे ये क्या है, रेमडेसिविर है, ठीक है। यहाँ पे इसके कुछ ग्रुप, एक्स्ट्रा ग्रुप हम अटैच कर देते हैं, जो अराइल ग्रुप है, उसके अलावा जो फोस्फारिमिडेट जो ग्रुप है उसको अटैच कराया जाता है टू इंक्रीज द सेल परमिएबिलिटी, ताकि ये जो ड्रग है ये इजीली परमिएबल हो सके, सेल के अंदर इजीली पेनिट्रेट कर सके। लेकिन अगर हम डायरेक्टली न्यूक्लियोसाइड को अगर भेजते हैं सेल के अंदर, तो इसकी परमिएबिलिटी जो है वो पुअर होती है। सो परमिएबिलिटी को इंक्रीज कराने के लिए इन ग्रुप्स को ऐड किया गया है, इसी को बोलते हैं रेमडेसिविर, ठीक है। अब ये जो रेमडेसिविर है इसकी फर्दर प्रोसेसिंग होगी, ये मेटाबोलाइज होगा सेल के अंदर, जो एस्ट्रेज मीडिएटेड हाइड्रोलिसिस यहाँ पे देखने को मिलेगी, और इस एस्ट्रेज मीडिएटेड हाइड्रोलिसिस से फिर क्या बनेगा, एलेनिन मेटाबोलाइट बनेगा। फिर यहाँ पे फोस्फोरा अमीडेज जो है ये क्या करेगा, ये इस एन और पी बॉन्ड को ब्रेक कराएगा, फोस्फोरामिडेज। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो अब क्या बन गया, न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट की फॉर्मेशन होगी। अब ये न्यूक्लियोसाइड मोनोफॉस्फेट है, इस पे फर्दर फोस्फोराइलेशन होगा, 2 फॉस्फेट और ऐड किए जाएंगे, ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट की फॉर्मेशन होगी। अब जो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है वही पॉलीमराइजेशन कर सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मोल बायो में कि क्या होता है कि ये जो फोस्फेट है, 2 फोस्फेट रिलीज हो जाते हैं जैसे ही पॉलीमराइजेशन होता है। ये 2 फोस्फेट क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उस पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के लिए। तो इन फोस्फेट को ऐड कराना जरूरी है अगर हमें इनकॉर्पोरेट कराना है इसको आरएनए के जीनोम में, ठीक है। और यही न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट क्या करता है, ये इस आरडीआरपी को इनहिबिट कर देता है। बेसिकली कहाँ से, ये जो सीएन बॉन्ड है यहाँ पे, ये स्टेरिकली हिंडर करता है इस आरडीआरपी को, ठीक है। डिलेड चेन टर्मिनेशन कराता है। डिलेड चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, एक चेन है, ठीक है, और यहाँ पे आरडीआरपी जो है वो दूसरी आरएनए को सिंथेसाइज करा रहा है। जैसे ही यहाँ पे ये न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट जो रेमडेसिविर है, ये जैसे ही यहाँ पे ये ऐड होगी, ऐड होते ही और यहाँ पे 1-2 न्यूक्लियोटाइड और ऐड होंगे, और फर्दर ये जैसे ही ये आरडीआरपी इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, फर्दर ये ट्रांसलोकेशन नहीं करा पाएगा, क्योंकि ये स्टेरिक हिंड्रेंस जो है ये ग्रुप कॉज करता है, ठीक है। ये इसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है, और यहाँ पे रिटन फॉर्म में है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ये सारी प्रोसेस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कि किस तरीके से जो रेमडेसिविर है वो इनहिबिट करती है आरडीआरपी को, और किस तरीके से SARS-CoV-2 के अगेंस्ट काम करती है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।